हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और मैं जो बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूँ जो कि हिंदी वर्जन में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका चैप्टर 11 विपणन प्रबंध की एक्सरसाइज 11.2 के साथ हाजिर हूँ। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देख लें। और अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज 11.2 में हम विज्ञापन अवधारणा के बारे में जानेंगे, इसकी क्या भूमिका होती है और इसके क्या आक्षेपण होते हैं, यानी ऑब्जेक्शन क्या है इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञापन क्या होता है। वैसे विज्ञापन मैं आपको इससे पहले की एक्सरसाइज यानी 11.1 में भी बता चुका हूँ कि विज्ञापन क्या होता है। उसी के ऊपर मैंने आपको बताया था कि उनके ऊपर एक एक करके और चैप्टर आने वाले हैं आगे, तो ये वो चैप्टर है विज्ञापन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद 2 एक्सरसाइज और हैं जिनमें आगे की 2 और आएंगी। तो ये विज्ञापन का है, तो चलिए इसमें विज्ञापन को समझ लेते हैं। तो इसका अभिप्राय संभावित उपभोक्ताओं को किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा तथा विचार की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि वे उसकी ओर आकर्षित हों और क्रय करने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको विज्ञापन के बारे में बताया था कि विज्ञापन वो प्रक्रिया होती है जिसमें विक्रेता अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है और उनको खरीदने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, सेम वही परिभाषा यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है, थोड़े परिवर्तन इसके अंदर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि विज्ञापन का मतलब संभावित उपभोक्ताओं को, जो मतलब अभी कि जो भी कंफ्यूज हैं कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए। ठीक है, मतलब संभावित है, वो खरीदने के लिए अभी मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उनको किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा और विचार की पर्याप्त जानकारी देना। कोई उत्पाद है उसके बारे में और कोई सेवा हो तो उसके बारे में उनके विचारों की पर्याप्त जानकारी उनको देना ताकि वो उसकी ओर आकर्षित हो और उसको खरीदने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, तो ये क्या है, विज्ञापन की ये परिभाषा है, ये विज्ञापन कहलाता है। तो अब देख लेते हैं विज्ञापन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला है व्यय होना आवश्यक। ठीक है, उपभोक्ताओं को सूचना देने वाले का केवल वह प्रयास विज्ञापन कहलाता है जिस पर विक्रेता ने कुछ व्यय किया हो। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये विज्ञान नहीं बल्कि विज्ञापन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को सूचना देने वाले का केवल वह प्रयास विज्ञापन कहलाता है जिस पर विक्रेता ने कुछ व्यय किया हो। मतलब कि विक्रेता अगर उपभोक्ता को सूचना देना चाहता है, ठीक है, तो उनको सूचना देने के लिए अगर उसने कुछ व्यय किया है तो वो विज्ञापन कहलाएगा। ठीक है, मतलब उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए अगर उसने कुछ खर्च किए, पैसे खर्च किए हैं, तो वो विज्ञापन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस विज्ञापन पर खर्च नहीं होता वो विज्ञापन नहीं बल्कि प्रचार कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो होता है प्रचार उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता और विज्ञापन में खर्चा व्यय होता है। तो इसलिए अगर आप विज्ञापन करते हैं तो इसमें व्यय होना आवश्यक है, क्योंकि अगर व्यय नहीं हुआ तो वो विज्ञापन नहीं कहलाएगा, वो प्रचार कहलाएगा। अगला है अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन सूचनाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है। विज्ञापन के अव्यक्तिगत होते हुए भी यह उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह एक तरफी बात है, न कि संवाद। ठीक है, अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, इसका मतलब ये है कि जो विज्ञापन है वो एक अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं होता जो कि इसको प्रस्तुत करे। ठीक है, ये अव्यक्तिगत होता है और ये अव्यक्तिगत होते हुए भी उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को आकर्षित करता है। ठीक है, और ये एक तरफा है। एक तरफा इसलिए है क्योंकि ये केवल अपनी इसके ऊपर जो भी होता है, जो भी प्रोडक्ट की इसमें जानकारी होती है, वो खाली आपको बता देता है अपने बारे में, आपके राय विचारों को जानना नहीं चाहता, ना जानता है। ठीक है, तो आपकी बात को सुनता नहीं है, केवल ये अपनी बात आपको बताता है, तो ये इसलिए एक तरफा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है आपका तीव्र एवं सामूहिक संदेश वाहन। विज्ञापन संदेश वाहन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संदेश तीव्र गति से और लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। अब जो संदेश वाहन विज्ञापन है
एक ऐसा संदेशवाहन है जो कि एक समय पर अनेकों यानी लाखों लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जिस संदेश को आप तीव्र गति से पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए आप विज्ञापन माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो विज्ञापन माध्यम है ये एक समय पर लाखों करोड़ों लोगों तक आपके संदेश को पहुंचा सकता है और तीव्र गति से पहुंचा सकता है। तो अगला है आपका विज्ञापन प्रायोजक की पहचान। विज्ञापन करवाने वाली संस्था को पहचाना जा सकता है, यदि विज्ञापन प्रायोजक को पहचाना ना जा सके तो वह प्रचार कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको एक विशेषता बताई कि व्यय का होना आवश्यक है, अगर व्यय नहीं होता तो वो विज्ञापन नहीं, वो प्रचार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप विज्ञापन करवाते हैं, कोई संस्था विज्ञापन करवा रही है और उस संस्था को पहचाना ना जा सके तो क्या होगा, वो विज्ञापन नहीं, वो प्रचार कहलाएगा। क्योंकि कोई भी संस्था है जो विज्ञापन करती है तो उस विज्ञापन के एंड में स्पॉन्सर्ड बाई करके अपना नाम देती है कि उस विज्ञापन को करवाया किसके द्वारा जाए। ठीक है, और जो प्रचार होता है, प्रचार में प्रायोजक का नाम नहीं दिया जाता, नहीं बताया जाता है कि ये प्रचार किसने करवाया है। तो ये प्रचार और विज्ञापन में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर विज्ञापन में विज्ञापन करवाने वाली संस्था का नाम या उसको नहीं पहचाना जाता कि किसने करवाया ये, तो वो विज्ञापन नहीं, वह प्रचार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनकी विशेषताएं पढ़ ली। तो अब हम विज्ञापन की भूमिका देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले निर्माताओं के लिए महत्व, कि विज्ञापन का निर्माताओं के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने नए उत्पादों की जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लोग उन नए उत्पादों को खरीदने का मन बनाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो निर्माता होते हैं वो विज्ञापन के माध्यम से अपने नए नए उत्पादों की जानकारी संभावित उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो संभावित उपभोक्ता होते हैं वो उन जानकारियों को प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर वो नए नए उत्पादों के बारे में खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे ग्राहकों की संतुष्टि होती है और उनके विश्वास में वृद्धि होती है कि ये उत्पाद सही है, अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए निर्माता ये विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं और दूसरा देख लेते हैं। तो अब है पुराने उत्पादों की मांग की वृद्धि में सहायक। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने पुराने उत्पादों की जानकारी लगातार लोगों को देते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लोग उन उत्पादों व निर्माताओं से परिचित हो जाते हैं और फिर उत्पादों को खरीदने लगते हैं। अब क्या होता है कि विज्ञापन के माध्यम से जो निर्माता होते हैं वो अपने पुराने उत्पादों की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो उन उत्पादों और उन निर्माताओं से परिचित हो जाते हैं और उन्हें जानने लगते हैं। तो जानने के बाद क्या होता है कि फिर वो जो उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादों को खरीदने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि निर्माताओं के पुराने उत्पादों की मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने उत्पादों को प्रतियोगी निर्माताओं के उत्पादों से बेहतर साबित करने का प्रयास करते हैं। यदि विज्ञापन सही ढंग से किया जाए तो इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब क्या है कि विज्ञापन के माध्यम से जो निर्माता होते हैं वो अपने उत्पादों को, ठीक है, प्रतियोगी निर्माताओं के उत्पादों से बेहतर साबित करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जैसे दो संस्था हैं, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट एक ही है, दोनों एक ही उत्पाद का उत्पादन करती हैं और मार्केटिंग करती हैं। तो क्या होता है कि जो दोनों कंपनियां होंगी वो दोनों ही एक दूसरे से अच्छा अपना प्रोडक्ट साबित करना चाहेंगी। वो कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और दूसरा कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, और दोनों ही अपने अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने उत्पादों की तारीफ करेंगे, बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो वो ऐसा करने में तभी सफल हो पाएंगे जब वो विज्ञापन सही ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर वो विज्ञापन सही ढंग से करते हैं तो वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला है बाजार क्षेत्र की वृद्धि में सहायक। विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने उत्पाद की जानकारी दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचा सकता है। जिन स्थानों पर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता वहां विज्ञापन पहुंच जाता है, जिससे बाजार में वृद्धि होती है। ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने उत्पाद की जानकारी दूर दूर तक फैला सकता है जहां पर
जिन स्थानों पर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता उन जानकारी को पहुंचाने के लिए वहां भी विज्ञापन पहुंच जाता है, क्योंकि आज ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर टीवी ना हो, रेडियो ना हो। ठीक है, और आपको पता है कि विज्ञापन के माध्यम टीवी, रेडियो, अखबार, ठीक है, पत्रिकाएं, ये सारी होती हैं जो कि हर स्थान पर उपलब्ध होती हैं। तो इससे क्या होता है कि उत्पाद की जानकारी हर जगह फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि बाजार के क्षेत्र बढ़ जाते हैं, बड़े स्तर पर हो जाते हैं, वृद्धि इनमें हो जाती है, जिससे बाजार का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर हमने निर्माताओं के लिए विज्ञापन के महत्व देखे। अब हम यहाँ पर समाज के लिए विज्ञापन का महत्व देखेंगे। ठीक है, कि विज्ञापन का समाज के लिए क्या महत्व है। सबसे पहला, अधिक रोजगार बढ़ाने में सहायक। विज्ञापन से रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती हैं, जैसे नमूना तैयार करना, लेखन का काम यानी एंट्री का काम आदि। आज ये एक बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है, जिसके लिए कई कंपनियां स्थापित की गई हैं। ठीक है, अब जो समाज के लिए इसका महत्व है, तो सबसे पहला ये है कि ये रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि खाली विज्ञापन का ही काम करती है। उनको विज्ञापन के लिए ही कंपनियों को स्थापित किया जाता है, जिनमें काम क्या होता है, नमूने तैयार करना, सैंपल तैयार करना, लेखन का काम करना यानी एंट्री का काम करना। ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो कि विज्ञापन के लिए किया जाता है। तो इसके लिए अलग से कई कंपनियां स्थापित की गई हैं, जिससे क्या होता है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो दूसरा है आपका जीवन स्तर के सुधार में सहायक। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार में वृद्धि होने लोगों की रोजगार में वृद्धि होने से लोगों की आय में वृद्धि होती है, फलस्वरूप जीवन स्तर में परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जानकारियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे जीवन में सुधारात्मक सुधार भी होते हैं। और उनके अलावा विज्ञापन से लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार के मिलने से उनके आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से क्या होता है कि उनके जीवन स्तर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये समाज के लिए एक महत्व है विज्ञापन का। अगला है संदेशवहन के माध्यमों की जीवित रखने में सहायक। संदेशवहन के माध्यमों को जीवित रखने में सहायक। संदेशवहन के माध्यमों की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है। यदि विज्ञापन समाप्त हो जाए तो संदेशवहन के माध्यम भी समाप्त हो जाएंगे। आपको पता है कि संदेशवहन के माध्यम क्या है। संदेशवहन के माध्यम के आय का स्रोत विज्ञापन है। ठीक है, विज्ञापन से ही संदेशवहन के माध्यमों को आय होती है। और संदेशवहन के माध्यम कौन कौन से हैं? टीवी, रेडियो, अखबार, ठीक है, पत्रिकाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, संदेशवहन की माध्यम है। और विज्ञापन इन्हीं माध्यमों द्वारा किया जाता है, जिससे इनको आय होता है और ये जीवित रहते हैं। अगर विज्ञापन समाप्त हो जाए तो इन सारी जो माध्यम है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब विज्ञापन होगा ही नहीं तो इनका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। ये एक तरीके की वेस्ट मटेरियल बन के रह जाएंगे, तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो जब तक विज्ञापन है, जब तक संदेशवहन के माध्यम है। विज्ञापन समाप्त मतलब संदेशवहन के माध्यम भी समाप्त हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगला है आपका स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्माण में सहायक। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करती है तो उसका प्रयास रहता है कि उत्पाद की किस्म में सुधार किया जाए और मूल्य में कमी। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है, जिसका लाभ पूरे समाज को होता है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करती है तो वो क्या करती है, वो यह कोशिश करती है कि उत्पाद की क्वालिटी में सुधार किया जाए। ठीक है, और कीमत कम की जाए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता ग्राहक इसकी ओर आकर्षित होंगे। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम मूल्य में मिले तो अधिक से अधिक ग्राहक चाहेगा उसको खरीदना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण होता है और इसका लाभ पूरे समाज को होता है।
ठीक है। अगला है देश के आर्थिक विकास में सहायक। आज विज्ञापन का प्रभाव देश की सीमाओं को पार कर विदेशों में पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। नए उद्योग धंधों का विकास होता है। विज्ञापन, मैंने आपको बताया कि विज्ञापन एक समय पर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो विज्ञापन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में ही हो, वो विज्ञापन क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर विज्ञापन फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि निर्यात की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हमारे देश का एडवर्टाइजमेंट है, कोई हमारे देश का प्रोडक्ट है और उसका एडवर्टाइजमेंट किसी दूसरे देश में है और उनको वो पसंद आती है, तो वो हमसे क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का निर्यात करेंगे। तो हम यहाँ से जब निर्यात करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, जो कि देश की आर्थिक विकास में सहयोग करती है, सहायक होती है, ठीक है। और इससे नए नए उद्योगों धंधों का विकास होता है, ठीक है। तो ये हमने समाज के लिए विज्ञापन के महत्व देखे। अब देखेंगे हम ग्राहकों के लिए विज्ञापन का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला है मूल्य में कमी। विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है और उत्पादन लागतों में कमी आती है, फल स्वरूप उत्पाद का मूल्य में कमी आती है। मतलब इसका ये है कि विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। जब किसी भी वस्तु का विज्ञापन करते हैं हम, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदते हैं। तो क्या होता है कि उसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो निर्माता होता है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगता है। और जब वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है तो क्या होता है कि उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है, ठीक है। जब एक साथ बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसकी उत्पादन लागत कम होती है और उसकी उत्पादन लागत कम होने के कारण वो उत्पाद का मूल्य भी कम कर देता है, ठीक है। तो इसका ग्राहकों के लिए पहला महत्व ये है कि मूल्य में कमी आ जाती है, मतलब कि उत्पाद होता है जो सस्ता हो जाता है। अगला है विभिन्न उत्पादों का ज्ञान। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अतः ग्राहक सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का चयन करता है। अब जो विज्ञापन है इससे ग्राहकों को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो अब ग्राहकों को पता होता है कि कौन सा उत्पाद है जो अच्छा है और कौन सा बेकार है, तो उनमें से वो सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का चयन कर पाता है, ठीक है। अगला है शोषण का डर नहीं। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षित करने का काम करता है, जिससे ग्राहकों को शोषण का डर नहीं रहता। अब जो विज्ञापन है ये ग्राहकों को शिक्षित करता है, उत्पादों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ, सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है, जिससे क्या होता है ग्राहक शिक्षित हो जाते हैं और उनको अपने शोषण का कोई भी डर नहीं रहता है। अगला है उत्पाद की किस्म में सुधार। उत्पादक के विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों का विश्वास जीतना होता है, जिसके लिए उत्पाद की किस्म में सुधार करना आवश्यक हो जाता है। जब भी कोई उत्पादक विज्ञापन करता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो ग्राहकों का विश्वास जीत ले, ग्राहक उसके उत्पाद में विश्वास करें। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब उत्पादक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो उसके प्रोडक्ट की, तभी ग्राहक, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर कोई भी उत्पादक अपने प्रोडक्ट की तरफ ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता है तो उसके लिए उसको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बेहतर बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राहकों के लिए विज्ञापन के महत्व देख लिए। अब देखेंगे विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप, ठीक है। मतलब कि विज्ञापन के ऊपर ऑब्जेक्शंस कौन कौन से हैं, कैसे ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लागतों में वृद्धि। विज्ञापन के लिए बहुत धन खर्च होता है, जिससे उत्पादन लागतों में वृद्धि होती है, जिसे उत्पादक उत्पाद के मूल्य में जोड़ देता है। अब जो इसका पहला ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लागतों में वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि विज्ञापन के लिए हमें धन खर्च करना पड़ता है, ठीक है, जिससे क्या होता है उत्पादन लागतों की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमने विज्ञापन करने में धन खर्च किया है तो वो जो धन खर्च हुआ है वो उत्पादक अपनी जेब से देगा नहीं, वो अपनी जेब से नहीं देता, ठीक है। जितना भी खर्च हुआ है विज्ञापन में, वो जिस उत्पाद का विज्ञापन करने में खर्च हुआ है वो खर्च
धन खर्च वो उसी उत्पाद में जोड़ देता है, और जब उत्पाद में जोड़ देता है तो उसके बाद उसकी लागत फिक्स करता है, उसका मूल्य फिक्स करता है कि कितना होना चाहिए। जैसे कि विज्ञापन को खर्च करने में, विज्ञापन के लिए उसका क्या हुआ कि 5 रुपये खर्च हुए, ठीक, और टोटल उत्पाद में लागत आई 4 रुपये, ठीक है। 5 4 9 5 रुपये उसके विज्ञापन के, और 4 रुपये का वो उत्पाद प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तो टोटल हो गया 9। और इस पर अगर उसे लाभ लेना है तो लाभ भी वो इसी में ऐड करेगा, यानी 9 और 1 10। तो अब जो वो प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करेगा वो 10 रुपये फिक्स करेगा, जिसमें कि उसकी एडवर्टाइजमेंट का खर्च भी ऐड हो रखा है और उसका प्रॉफिट भी ऐड हो रखा है। तो जो भी विज्ञापन पे धन खर्च होता है वो उत्पादक अपनी जेब से नहीं देता, बल्कि वो ग्राहकों को ही देना पड़ता है, ठीक है। तो अगला है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। विज्ञापन लोगों को दिन में सपने दिखाता है, ठीक है। नए नए उत्पादों की चकाचौंध उन्हें परेशान करने लगती है, फलस्वरूप वो उन्हें खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन धन के अभाव में उसे क्रय नहीं कर पाते, जो एक मानसिक अवहेलना, जो कि एक सामाजिक अवहेलना को दर्शाता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर विज्ञापन सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करता है। कैसे करता है कि विज्ञापन लोगों को दिन में सपने दिखाने जैसा काम करता है। कैसे? नए नए उत्पादों की चकाचौंध उन्हें परेशान करने लगती है। जब ग्राहक होता है नए नए उत्पादों को देखता है तो वो उसके चकाचौंध से परेशान होने लगता है, वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, वो उसको खरीदने के लिए विवश हो जाता है, ठीक है। विज्ञापन में ऐसा दिखाया ही जाता है कि जो ग्राहक होता है वो उसकी ओर आकर्षित होता है और उसको खरीदने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन क्या करे, वो खरीद नहीं पाता है क्योंकि उसके पास उतना धन नहीं होता उसको क्रय करने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए एक मानसिक सामाजिक अवहेलना को दर्शाता है, क्योंकि ये समाज की अवहेलना करता है, ठीक है। क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उन उत्पादों को खरीद नहीं सकते, फिर भी वो उनके विज्ञापनों को देखकर उनको खरीदने के लिए विवश हो जाते हैं, जिससे कि समाज की अवहेलना होती है। अगला है क्रेताओं को भ्रमित करना। विज्ञापन में कई बार सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, जो ग्राहकों को भ्रम में डालने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि कई बार उपभोक्ता विज्ञापन के झांसे में आकर उत्पाद क्रय कर लेता है, बाद में उसे सच्चाई का पता चलता है। जो विज्ञापन होता है वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, ठीक है। कभी भी विज्ञापन में सच्चाई को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इससे कि जो ग्राहक होते हैं वो भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और नहीं, क्या ये सही है या क्या नहीं है। तो कई बार उसके विज्ञापन के झांसे में आकर उपभोक्ता उत्पाद को खरीद लेता है। क्या होता है, खरीदने के बाद उसको उसकी सच्चाई का पता चलता है, फिर क्या होता है, वो पछताता है खरीदने के बाद, क्योंकि जो कंपनियां सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर दिखाती हैं वो कभी भी प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए कभी भी विज्ञापन के झांसे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगला है घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना। विज्ञापन में प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद को बढ़िया और बढ़ा चढ़ा कर बताता है, अतः क्रेता यह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तव में कौन सा उत्पाद बढ़िया है। अतः कई बार पूरे दाम पर अच्छी क्वालिटी का माल भी नहीं मिलता। अब क्या है, विज्ञापन में प्रत्येक विक्रेता क्या करता है, अपने उत्पाद को बढ़िया और बढ़ा चढ़ा कर बताता है ताकि क्रेता यह उसको खरीद सके। लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर, क्रेता यह निर्णय ही नहीं कर पाता कि वास्तव में प्रोडक्ट कौन सा बढ़िया है, क्योंकि एक विज्ञापन में देखा उसने कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, वही प्रोडक्ट उसने दूसरे विज्ञापन में देख लिया, वो और भी उसमें अच्छा बताया गया है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो क्रेता होता है वो भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है, उसको समझ में नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदे। तो कई बार क्या होता है कि वो पूरे दाम पर, और एक तो जो विज्ञापन में दिखाया जाता है उसमें कोई भी छूट या कोई डिस्काउंट भी नहीं देते, पूरे दाम पर उसको खरीद लेते हैं, फिर भी उनको अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि घटिया उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जाता है। और लास्ट है आपका, कुछ विज्ञापन रुचिकार नहीं होते। कई बार एक विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में अभद्र भाषा चित्रों का प्रयोग
किया जाता है जो किसी दूसरे समुदाय के लिए अपमानजनक हो सकता है। अतः कई विज्ञापन रुचिहीन होते हैं। ठीक है, कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग रुचि नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वह किसी विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए होता है, जिसके लिए अभद्र भाषा और चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि किसी दूसरे समुदाय के लिए अपमानजनक हो सकता है। ठीक है, आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे, जैसे फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली कई समुदायों को अपमानजनक भी हो सकता है। ठीक है, और कई समुदाय हैं जिनको लिए वो आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। तो ये फेयर एंड लवली हो गया। और भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि एक समुदाय के लिए अपमानजनक होती है, तो दूसरे समुदाय के लिए आकर्षित करने के लिए उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी है ऐसे एडवर्टाइजमेंट, उन पर ज़्यादा कोई रुचि भी नहीं लेते। ठीक है, जिस समुदाय के लिए वो बनाया जाता है केवल वही समुदाय उसमें रुचि लेता है, बाकी का कोई भी उसमें रुचि नहीं लेता। इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि कुछ विज्ञापन होते हैं जो रुचिहीन होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं लेने वाली बात होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये एक्सरसाइज 11.2 यहाँ पर समाप्त हो गई। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपके मन में कि विज्ञापन को लेकर कोई भी संदेह नहीं होगा। अगर है अभी भी कोई तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपके मन में संदेह रह गया है विज्ञापन के बारे में, तो मैं उसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब करने की आपको कोशिश करूँगा, अच्छे से समझा सकूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई। ठीक है, और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर जरूर करते हैं। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो भी कर देना, क्योंकि एक लाइक से आपका किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।